सर्वेभ्यो नमो नमः। सुस्वागतम। कक्षा सप्तमी। हम पक्षी मुक्त गगन के यह प्रथम अध्याय है। वसंत भाग 2 का भाग 2 का प्रथम अध्याय है और इस कविता के रचयिता हैं श्री शिव मंगल सिंह सुमन जी। तो मैं आपको अभी ध्यान हो तो मैंने बोला इस कविता के रचयिता हैं या रचनाकार हैं, ऐसा मैंने बोला। मैंने ये नहीं कहा कि इस कविता के लेखक हैं। तो कविता के लेखक होते ही नहीं हैं। लेखक आपके कहानियों के होंगे, कथाओं के होंगे, आपके संस्मरण के होंगे, आपके एकांकी के होंगे, नाटक के होंगे, उपन्यास के होंगे, जो गद्य विधाएं हैं, जो गद्य रूप में लिखा जाता है, पैराग्राफ रूप में लिखा जाता है, उनके लेखक कहे जाते हैं। कविताओं की तो रचना की जाती है जैसे एक चित्रकार चित्र की रचना करता है, वो जानता है कहाँ पे कौन सा रंग डालना है, किसको कैसे बनाना है, कितनी बारीकी से। तो वैसे एक कवि भी बारीकी से किसी कविता में शब्दों का चयन करता है, किन शब्दों को रखने से कविता आकर्षक बनेगी। तो इस तरह से कविता की रचना की जाती है। ऐसा नहीं है कि पेन उठाया, कलम उठाया और लिख दी कविता। पर आप कलम उठा के कोई कहानी, अनुभव, अनुच्छेद लिख सकते हैं तुरंत, उसमें ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, रचना की आवश्यकता नहीं है। पर कविता में सृजनात्मकता की ज़्यादा आवश्यकता है। इसलिए कविता के का लेखक कभी नहीं कहेंगे, कविता के रचयिता, कविता के रचनाकार, इस प्रकार से हम संबोधित करेंगे। तो हम पंक्षी उन्मुक्त गगन के रचनाकार श्री शिव मंगल सिंह सुमन जी हैं। सुमन इनका निकनेम मान सकते हैं, एक तरह से इनको मिला हो उपाधि, इसलिए वो इस तरह से लिखा है। चलिए शुरू करते हैं। कविता पाठ। जैसा कि कविता उन्मुक्त का मतलब स्वतंत्र है। यह कविता के बारे में पहले जान लेते हैं। यह कविता मनुष्य के लिए स्वतंत्रता कितनी आवश्यक है या किसी भी प्राणी के लिए स्वतंत्रता कितनी आवश्यक है, इस बात को हमें बताती है। तो इस कविता में स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाया गया है। अब कोई स्वतंत्रता मांगेगा, यदि पिंजरे में बंद है, कैदी है, तो वो बहुत मधुर भाव से तो नहीं मांगेगा। एक तरह से वह प्रतिरोध करेगा, प्रतिकार करेगा जो भी उसका मालिक है। तो इस कविता का पाठ कुछ इस प्रकार से करेंगे। आशा करता हूँ आप भी सीखेंगे इस लय को। कविता पाठ इसी तरह से करते हैं जब किसी सामाजिक परिस्थिति को दिखाया जा रहा है जो कि अच्छी नहीं है, तो उस पर कविता का पाठ इसी तरह से प्रतिरोध के माध्यम से ही दिखाया जाता है। तो उसका लय भी उसी तरह से बनता है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से, कनक कटोरी की मैदा से। अर्थ आपको नहीं लग रहा है, नहीं तो अभी लग जाएगा जब इसकी व्याख्या करेंगे। तो इसका पाठ तो इस तरह से करना है। शब्दार्थ में कुछ दिखा देता हूँ आपको। पंक्षी चिड़िया है। उन्मुक्त का मतलब स्वतंत्र होता है, एग्जाम में पूछा जाता है, परीक्षा में आ जाता है। उन्मुक्त का मतलब क्या है? गगन आकाश का पर्यायवाची है। पिंजरबद्ध पिंजड़े में बंद कर या बंधा हुआ। कनक तीलियों, कनक मतलब होता है सोना, ठीक है। कनक मतलब धतूरा होता है, कनक मतलब गेहूं का भी पर्यायवाची है। चर्चा करेंगे इस पे। सोने की सलाखें, कनक की तीलियां सोने की सलाखें यहाँ कहा गया है। पुलकित खुशी से फड़कते या प्रसन्नचित, पुलकित का मतलब प्रसन्नचित। कटुक कड़वी, निबौड़ी, नीम का फल, इस पर भी चर्चा करेंगे। समास और तत्पुरुष समास यहाँ पर है, प्रयुक्त है। समास का मैं आगे जब नया वीडियो बनाऊंगा भाषा की बात, तो उसमें समास पर हम ज़्यादा खुलकर चर्चा करेंगे। यहाँ तो बस समझ लीजिए कि कनक कटोरी का मतलब सोने की कटोरी है। जब बीच की विभक्ति का लोप होता है, यहाँ की एक विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है या कारक चिन्ह है, षष्ठी कारक चिन्ह है, तो इसका लोप हो गया है, इसको गायब कर दिया गया है, तो ये संक्षेपीकरण किया गया है। तो तत्पुरुष समास है। हम इसको फिर से समझेंगे कभी। आते हैं कविता पर। तो कवि जो पिंजरेबद्ध है वह अपने भाव प्रकट कर रहा है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के हैं, हम स्वतंत्र आकाश के पंछी हैं, हम पिंजड़े में होकर नहीं गा पाएंगे। आप
सुबह सुबह जग गए हैं तो आपको चिड़ियों की चहकने की आवाज़ ज़रूर सुनाई देगी। यदि आप जहाँ भी है अभी भी हैं तो अभी तो ज़्यादा कोलाहल नहीं होता है, शोरगुल नहीं होता है, सब अपने घर में ही तो शांत माहौल रहता है। जहाँ बैठे हैं आपकी विंडो खुली है, खिड़की खुली है, तो आप ध्यान लगाएंगे तो चिड़ियों की आवाज़ आ ही जाएगी आपके कान में, और बहुत वो शांति प्रिय है, शांतिप्रद है और बहुत आनंद देने वाला है। तो चिड़ियों का गाना भी एक कार्य है। बोलते हम पिंजरे में बंद कर नहीं गा पाएंगे, हम अपने विचार नहीं कर रख पाएंगे यहाँ में। और बोलते हैं कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। ये सोने की जो सलाखें हैं, इनसे यदि हम उड़ना चाहेंगे तो इनसे टकराकर हमारे प्रसन्नचित इतने अच्छे फड़कते हुए पंख ये टूट जाएंगे, और पर हम गा नहीं पाएंगे। हमारी स्थिति ऐसी है कि हम ऐसा कुछ कर नहीं सकते हैं, हमारे पंख टूट जाएंगे, हम उड़ नहीं सकते। यदि पक्षी किस लिए जाना जाता है? पक्षियों का मुख्य कार्य, बहुत सारे कार्यों में से एक महत्वपूर्ण कार्य पक्षी का उड़ना भी है। वह पक्षी ही क्या जो उड़ न सके? तो देखिए और भी पक्षी अपने बारे में बतलाता है। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निवोरी कनक कटोरी की मैदा से। हम बहता जल पीने वाले, हम तो बहता जल पीने वाले हैं, और नदी का पी लेते हैं या कहीं भी है वो हम पी लेते हैं, मिल जाए जहाँ हम पी जाते हैं, इतना स्वच्छंद हैं, हम स्वतंत्र हैं। मर जाएंगे भूखे प्यासे, जो आप हमें देते हो, अच्छा सा शोरबा दो, चाहे मीठा दो, चाहे मैदा से बनी हुई कोई अच्छी सी डिश दो, खाने की पदार्थ, भोज्य पदार्थ, हम उसको पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उसको खाकर तो हम पिंजरे में ही बंद रह जाएंगे। हम अपना मुख्य कर्तव्य नहीं कर पाएंगे, मुख्य कार्य नहीं कर पाएंगे जिनके लिए हम जाने जाते हैं, उड़ना। यदि हम स्वतंत्र होकर उड़ ही नहीं सकते तो उससे अच्छा है कि हम ये आप जो मैदा दे रहे हैं, इससे अच्छा तो हमें नीम की निबौरी अच्छी लगती है। निबौरी बोलते हैं नीम के फल को। आप नीम का वृक्ष यदि देखे हैं तो नीम के फूल लगते हैं, फिर फल बनता है, वो हरा हरा होता है शुरू में, जब वो पकता है तो वो पीला पीला हो जाता है। उसके बीज से दवा भी बनाई जाती है। हम लोग भी बच्चे थे तो हम भी खा लेते थे उसको, उस निबौरी को मुंह में डालते थे। थोड़ा सा खट्टा, थोड़ा सा मीठा, थोड़ा सा तीखा लगता था, तीखा ज़्यादा लगता था, पर उसको खाना पसंद करते हैं। बहुत लोग खाए होंगे, आप लोग को नहीं मौका मिला होगा जहाँ रहते हैं नीम होगा तो, पर आपके माता पिता हो सकता है निबौरी का टेस्ट किए हों। तो इस तरह से यह निबौरी है। बोलते हैं हम कड़वा खाना पसंद करेंगे, परंतु हम इस सोने की कटोरी में, ये कनक कटोरी, सोने की कटोरी में रखी हुई मैदा हम आपका नहीं खाना पसंद करेंगे। हम तो उड़कर भले कड़वी निबौरी ही खाना हो हमें, हम वो खाकर रह जाएंगे, पर हम आपका ये कार्य नहीं करेंगे। उनकी ऐसी इच्छा है, जो बंधे हुए लोग हैं, जो अंदर हैं, उनकी ऐसी इच्छा है। आगे देखते हैं कविता पाठ। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने, चुगते तारक अनार के दाने। देखिए स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में हम अपनी गति भूल चुके हैं। सोने की सलाखाओं के में बंधकर हम अपनी गति भूल चुके हैं। हमारी गति कितनी, हम कितना उड़ सकते हैं। शब्दार्थ देख लें। स्वर्ण श्रृंखला सोने की कड़ियाँ या सलाखें, वृक्ष पेड़ को कहते हैं। फुनगी, फुनगी वह पार्ट है किसी पौधे या पेड़ का जो सबसे ऊपरी पार्ट है, सबसे ऊपरी भाग है, वह फुनगी है। कोई भी हम पेरेंट्स है, हम बच्चे थे तो हमें किसी भी पौधे का तो जो ऊपरी पार्ट होता है वो तो कोमल होता है, किसी पौधे का है तो बहुत सॉफ्ट होता है, उसको हाथ से छूने का मन करता है या उसे तोड़ने का मन करता है, तो माता पिता मना करते थे, अरे इसको ही तोड़ दोगे तो आगे कैसे बढ़ेगा। तो फुनगी किसी वृक्ष, किसी पौधे का सबसे ऊपरी पार्ट है, सबसे ऊपरी भाग है, वह फुनगी कहते हैं उसको। अरमान इच्छा, सीमा अंतिम छोर, तारक तारों के समान। अलंकार यहाँ उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार की भी चर्चा हम भाषा की बात में करेंगे। जब एक वस्तु की तुलना तो दूसरे वस्तु से की जाती है तो उपमा अलंकार होता है। लाल किरण सी चोंच, तो यहाँ देखिए चोंच की तुलना लाल किरण के समान की गई है। लाल चोंच किसकी हो सकती है, आप समझ सकते हैं, संभावना है तोता की ही है। तो इस तरह से आगे देखते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। सोने के सलाखों में बंधकर हम अपनी गति भूल गए हैं।
हम अपनी उड़ान भूल चुके हैं। अब तो बस हम कल्पना ही क्या कर सकते हैं, किस चीज़ की कल्पना, बस सपनों में ही देख सकते हैं। हम बस केवल सपना देख सकते हैं कि जो तरु, तरु मतलब वृक्ष बताया मैंने, पेड़ की फुनगी, पेड़ का ऊपरी भाग, पेड़ के ऊपरी भाग के झूले, पेड़ का ऊपरी भाग कोमल ही होगा, वहाँ पक्षी बैठेगा तो हिलेगा ही, या झूले से तात्पर्य वहाँ आनंद लेने से है। तो हम बस सपने में ही देख रहे हैं, कल्पना ही कर पा रहे हैं, पेड़ के सबसे ऊपरी भाग के हम बस वहाँ बैठे हैं, ऐसे हम सोच ही सकते हैं। हम तो गति उड़ान सब अपनी भूल चुके हैं, बस अब तो सोचना ही रह गया है, कल्पना मात्र ही रह गया है कि हम पेड़ पर बैठे हैं। और क्या बात कह रहे हैं कवि ये पक्षी के माध्यम से, कि ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। अब ये कब की बात बता रहे हैं, ये बता रहे हैं जब ये पिंजरे में बंद नहीं थे, तब की बात बता रहे हैं कि हमारी इच्छाएं चेष्टाएं ऐसी थी कि हम नीले नभ की सीमा पाने, नीले नभ की, नीला विशेषण है, नभ विशिष्ट है, नीला आकाश की सीमा पारे, आकाश को सीमा को पार करते हुए हम उड़ते थे, और अपने लाल लाल किरण से, लाल किरण सी, लाल किरण किसका होता है, आप सुबह नहीं जगते ना, समस्या है आपके साथ, सुबह जगिए, देखिए लाल किरण किसका है, सूरज की लाल किरणें हैं। तो सूरज के वैसे वो सिंदूरी है केसरी करके, तो लाल किरण के समान सूरज की किरण के समान हमारे चोंच है, और इनको खोलकर हम तारक अनार के दाने चुगते हैं। तारक मतलब तारों की तरह, देखिए अनार कई बार बहुत अच्छा अनार होता है जो सड़ा नहीं होता, उसको खोलते हैं तो कितने चमक रहता होता है, डायमंड डायमंड से चमक रहा है। तो यहाँ पे कभी तारों के समान तुलना किया है कि तारों की तरह से तारे चमकते हैं, वैसे चमकीले अनार के दानों को हम खाते थे। अब ऐसी हम केवल कल्पना ही कर पा रहे हैं कि हम कभी खा पाएंगे या नहीं खा पाएंगे, इस तरह से पिंजरे में बंद कर। कविता पाठ। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तनती सांसों की डोरी, या तनती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का, नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। इस प्रकार से कविता पाठ है। शब्दार्थ देख लेते हैं कुछ शब्दों का। सीमाहीन, जिसका अंत ही नहीं है, अंतहीन, सीमाहीन। क्षितिज, देखिए ऐसा माना जाता है कि जो चीज़ हम आंखों से देख लेते हैं वो सच होता है। ऐसा है कि आंखों से देखा हुआ तो सच ही है, पर आंखों से देखा हुआ भी गलत हो सकता है। जैसे कि हम पृथ्वी पर अभी हैं, जहाँ भी बैठे हैं, हम दूर देखेंगे ना तो ऐसा लगेगा वो सामने का आकाश वहाँ की धरती से चिपक गया है, सट गया है। धरती और आकाश हमें मिलते हुए से दिखाई देंगे किसी एक अंतिम छोर पर, आंखों से ये दिखाई देते हैं मिलते हुए, ये तो सच है, पर वो कभी मिलते नहीं है। तो हमारा आंखों का देखा हुआ भी भ्रम हो सकता है। आंखों का देखा हुआ भ्रम कैसे हो सकता है? हमने रस्सी देखा, सांप मानकर छलांग मार दिया, वो भी आंखों से हमने देखा रस्सी, और भ्रम हमें सांप का हो गया। वैसे ही वहां हमें भ्रम हो रहा है कि धरती और आकाश मिल रहा है। उस धरती और आकाश के मिलने वाले जो हमें दिखाई देता है और वो अच्चिल होता नहीं है, उसको क्षितिज कहते हैं। और भ्रम भी होता है, जैसे मृग मरीचिका का भ्रम होता है। तो क्या मृग मरीचिका, जब रेगिस्तान में जाएंगे कहीं तो जब सूरज चमकेगा तो रेत चमकता है, जहाँ गड्ढे का रेत होगा वहाँ का रेत चमकेगा, और हमें प्यास लगेगी तो हमें हर जगह पानी ही दिखाई देगा। वो सूरज की किरणों की शाइनिंग ऐसे आएगी जैसे पानी में शाइनिंग होती है, उसका रिफ्लेक्शन ऐसा रहता है, तो बालू से टकरा कर वैसा रिफ्लेक्शन आता है। तो आंखों से देखो ये चीज़ भी गलत होती है। यहाँ तो क्षितिज से ये बात ये टॉपिक छुड़ गया। चलिए, क्षितिज वो स्थान है जहाँ हमें मिलता हुआ दिखाई सा देता है कि धरती और आकाश मिल रहा है। होड़ा होड़ी प्रतिस्पर्धा है, प्रतियोगिता है। तनती सांसों की डोरी, मर जाना, यह एक मुहावरा है। नीड़ मतलब घोंसला, आकुल व्याकुल या बेचैन। देखते हैं व्याख्या, देखते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। अब क्या, हम जब स्वतंत्र थे या हमें स्वतंत्र कर दिया जाएगा या हम स्वतंत्र थे तो हम क्या करते थे? इस सीमाहीन क्षितिज से। सीमाहीन क्षितिज को क्यों कहा? क्षितिज को देखिए, क्षितिज को
सीमाहीन कहा गया है। क्षितिज सीमाहीन क्यों है? क्योंकि मान लीजिए जो हमें दिखाई दे रहा है स्थान की धरती और आकाश मिल रहा है, हम वहां पहुंच गए तो वहां तो आकाश हमारे बहुत ऊपर होगा और हमें क्षितिज कहीं और दिखाई दे रहा होगा और दूसरी जगह क्षितिज दिखाई देगा। तो इस तरह से क्षितिज जो है ये सीमाहीन है, इसका अंत नहीं है कभी। वहां पहुंच जाओगे तो फिर कहीं और दिखाई देगा, वह आकाश तो वहां का आपके ऊपर हो जाएगा क्योंकि कहीं मिल तो रहा नहीं है। तो इस प्रकार से सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों से होड़ा होड़ी करते, हम प्रतिस्पर्धा करते, हम प्रतियोगिता करते कि इस क्षितिज को तो पार कर ही लेना है, इसको देख ही लेना है कहाँ तक है ये। या तनती, ये असंभव सा कार्य भी करने की कोशिश करते हैं यदि उनके पास पंख है तो। उनके पास पंख है और उनको उड़ने दिया जाए तो इस असंभव से कार्य को भी करने की वो चेष्टा कर लेंगे। अब किस हद तक चेष्टा करेंगे देखिए, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी, या तो कभी हमें क्षितिज मिल ही जाता या हम मर जाते। हम तो इतना उड़ना चाहते हैं, हम इतना उड़ना चाहते हैं, या तो हमें क्षितिज हमसे मिल जाता क्षितिज, या फिर हम मर जाते। अब देखिए पक्षी तो बंद है पिंजरे में, और आज के परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो हमारे भी कुछ ऐसी हालत है कि हम भी घरों में बंद ही हैं और हमें कितनी भी सुविधाएं घरों में दे दी गई हैं, तमाम सुविधाएं हमारे पास हैं मान लिया जाए, फिर भी हमें घर में रहना पसंद नहीं है क्योंकि हमारी अन्य स्वाभाविक क्रियाएं हैं, खेलना कूदना पढ़ना, सामाजिक होना, अपने दोस्तों के साथ मिलना खेलना, सामाजिक होना सबसे बड़ी बात है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो सामाजिक होना तो सबसे बड़ी बात है कि समाज के साथ मिलना तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है एक सामाजिक प्राणी का। पर उतनी भी आप चिड़िया की तरह भी परतंत्र नहीं है, गुलाम नहीं है, क्योंकि यदि देखा जाए तो चिड़िया का मुख्य कार्य का क्या है? चिड़िया का मुख्य कार्य खाना पीना, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, पर एक उसका मुख्य कार्य उड़ना भी है, आकाश में स्वतंत्र होकर उड़ना, जब तक जहां तक चाहे वो उड़े, उसको कोई रोके टोके नहीं, यह उसका कार्य है। अच्छा, तो मैं अब आपसे पूछता हूं, एक विद्यार्थी का क्या कार्य है? मुख्य कार्यों में से कोई एक कार्य हो सकता है? आप सोच रहे हैं, सही सोच रहे हैं। विद्यार्थी का मुख्य कार्य क्या है? एक छात्र का, स्टूडेंट का मुख्य कार्य क्या है? पढ़ना। तो आप पढ़ने के लिए तो आज भी बाधित नहीं है, आप जहाँ भी हैं आपको पढ़ने की सुविधाएं माताजी पिताजी के द्वारा आपको दी जा रही होंगी। मैं विश्वास दिला रहा हूँ कि आप स्वतंत्र हैं, पक्षी की तरह पिंजरे में नहीं बंधे हुए हैं। आप जितना चाहे उतना पढ़िए, कोई नहीं मना कर रहा है आपको, आपका वो कार्य है, आपकी ड्यूटी है, आप जब तक चाहे तब तक पढ़िए, उसमें भी कोई नहीं मना करेगा। और मैं तो आपको सजेस्ट भी करूँगा कि आप पढ़िए, क्योंकि देखिए टीचर्स आपको कुछ न कुछ भेज ही रहे हैं, आप उनका नोट्स तो बनाते रहिए, क्योंकि बाद में जब भी विद्यालय खुले तो आपको रिटेन वर्क आपका लोड ना पड़े, रिटेन वर्क का लोड ना पड़े, क्योंकि टीचर तो कह दे सकते हैं कि हम इतने पार्ट तक मुझे कंप्लीट करके दिखाओ, भले वो क्लास में एक्सप्लेनेशन कर दिया जाएगा, उस पार्ट का दोबारा एक्सप्लेनेशन कर दिया जाएगा, पर लिखने का काम आप लोग करके रखिए। और एक बात, एसएसटी के टीचर नहीं है, पता नहीं कब तक आएंगे, तो एसएसटी का तो 1-2 चैप्टर ऐसे ही पढ़ लिया करो तुम। एसएसटी का 1-2 चैप्टर पढ़ लिया, क्या दिक्कत है? कोई मना थोड़ी कर रहा है एसएसटी पढ़ने से। जब तक आपकी तबीयत नहीं खराब होगी ना पढ़ने से, तब तक कोई नहीं मना नहीं करेगा आपको पढ़ने से। जितना मर्जी उतना पढ़िए आप, आपका वो कार्य है, आप छात्र हैं, आपका कार्य है, 10 कार्य छोड़कर वो कार्य कीजिए। तो ये आप कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, क्योंकि चिड़िया स्वतंत्र नहीं है, वो अपना मनपसंद कार्य नहीं कर सकती है, या चिड़िया जिसके लिए जानी जाती है वो नहीं कर सकती है। वह चिड़िया ही क्या है जो उड़ ना सके, तो वह छात्र ही क्या है जिसकी पढ़ाई में रुचि ना हो। तो छात्र हैं आप, आपकी तो पढ़ाई में रुचि है, तो अपने पढ़ने के टाइम को बढ़ाइए, अच्छा कीजिए। जो नहीं समझ में आता उसको समझने की कोशिश कीजिए अपने टीचरों से, अपने माता पिता से। तो देखते हैं आगे वो क्या कहता है, पक्षी आगे क्या कहता है। यहाँ तो प्रकारांतर विषय छिड़ गया, आगे देखते हैं। नीड़ न दो चाहे टहनी का, चाहे हमें टहनी का, टहनी किसको, डाली को बोलते हैं, पेड़ की डाली को टहनी बोलते हैं। तो नीड़ न दो चाहे टहनी का, हमें, अब घोंसला कहाँ बनता है, एक डाल पर ही तो बनाएगी घोंसला, चिड़िया जो है डाल पर ही घोंसला बनाती है, पेड़ के तने में तो नहीं बना देगी, बीच में जो तना है तो डाल पर बनता है, जहाँ से तना और डाल जुड़ा रहता है। तो नीड़ न दो चाहे टहनी का, चाहे हमें किसी डाल का घोंसला ना दो, डाल पर हमें चाहे घोंसला ना दो, मतलब कोई मुझे रहने का स्थान ना दिया जाए, मेरा घोंसला चाहे तोड़ दो, चाहे आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, चाहे जहाँ मैं रहता हूँ रहती हूँ
जहाँ मैं रहती हूँ वो आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, तोड़ फोड़ दो, हर के बिखेर दो, हर चीज़ नष्ट कर डालो। जहाँ मुझे मेरे आराम दे वाली चीज़ें हैं, आराम देने वाली चीज़ें नष्ट कर दो, कोई बात नहीं। लेकिन यदि मुझे पंख दिया गया है तो मेरे स्वाभाविक उड़ान में विघ्न न डाला जाए। मेरे इस बेचैन, मैं अभी उड़ने के लिए बेचैन हो रही, इस बेचैनी को राहत मिले और इस स्वाभाविक मेरे प्राकृतिक नेचुरल उड़ान को इसमें विघ्न न डाला जाए, बाधा न डाला जाए। मैं पंक्षी हूँ, मेरा उड़ना कार्य है, मुझे उड़ने दिया जाए, ऐसी पक्षी की विनती है। तो आप लोग इस कविता के पाठ को समझेंगे, इसके अर्थ को भी समझेंगे, और जो मैंने कहा है कि सभी सब्जेक्ट का रिटन वर्क कीजिए और अधिक से अधिक पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके पास कोई काम नहीं है मोबाइल का गेम और टीवी पर न्यूज़ और मूवी देखने के अलावा। तो आप अपना कार्य कीजिए, पढ़ने का भी कार्य। प्रश्न है इस, यदि कविता से प्रश्न आएगा, प्रश्न उत्तर तो हम अगले वीडियो में भी चर्चा कर लेंगे। यहाँ पे केवल सामान्य से प्रश्न है कि प्रस्तुत कविता को सुलेख के रूप में अपनी वसंत की कॉपी में लिखना। ठीक है, वसंत की कॉपी में संधि भी लिख रखी है या संस्कृत की कॉपी में संधि भी लिख रखी है, तो कोई बात नहीं, वसंत की उसी में लिख लेना चाहे, या फिर वसंत की कॉपी अभी नहीं बनाया आपने तो उसमें इस कविता को लिख लेना। अपने पसंदीदा पक्षी का नाम तथा उसे पसंद करने का एक कारण भी लिखना है आपको। दो चीज़ लिखना है, एक तो पक्षी का नाम जो भी आपको आपके फेवरेट बर्ड है ना, और रीज़न भी लिखना है क्यों पसंद करते हैं आप। और तीसरा प्रश्न है कविता को याद करने का प्रयास कीजिए। याद करने से हमारी बौद्धिक क्षमता बढ़ती है कि हम कोई चीज़ कितना ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो कोशिश कीजिए, यदि याद कर सकते हैं तो। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।